मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे हम। इसमें है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यह किससे संबंधित है? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। यानी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा का है। बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विशेष सहायता ली जाती है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। बी आंसर है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। फिर आगे है पाठ्यक्रम होना चाहिए किस तरह का? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है, अतः पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना अति आवश्यक है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बी आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। व्याख्या में है बाल केंद्रित शिक्षा नीति प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के रुचि, अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता दी जाती है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो इसका आंसर सी है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। विद्यार्थी अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो ए आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। फिर इसका व्याख्या है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य प्रयोजन व्यक्तिगत भिन्नता से निपटना है, जिसमें विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है एवं स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो जॉन डीवी के द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी द्वारा समर्थन किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आंसर बी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है इसका व्याख्या छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में छात्रों के अनुभवों को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना फिर खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका आंसर बी है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका व्याख्या है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों के लिए विकसित की जाती है। इस योजना में विशेषकर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिन्हें विशेष शिक्षा या विशेष आवास की आवश्यकता होती है। अगला है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। वह है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। व्याख्या है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसे विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। अगला है एक और इसके बाद है खाली स्थान है कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इसका आंसर है बी
यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इसका व्याख्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में इसका आंसर है डी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका व्याख्या है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा और शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है, जहां बालक स्वयं ज्ञान की संरचना करता है। प्रगतिशील कक्षा में रुचि और प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इसका आंसर बी है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। इस प्रकार की शिक्षा में करके सीखा जाता है, जो लंबे समय तक स्मृति में रहता है। अगला है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन है? तो है प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय है। इस तरह के विद्यालय में चलचित्रों, प्रयोगों तथा लैब द्वारा भावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो ए आंसर है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो है डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा यह बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसके बाद अगला चैप्टर है व्यक्तित्व, अवधारणा एवं सिद्धांत। व्यक्तित्व, अवधारणा एवं सिद्धांत। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले, मतलब किनके द्वारा परिभाषा दिया गया? तो इसका आंसर सी है, G.W. आलपोर्ट के द्वारा परिभाषा दिया गया। अगला है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। यानी व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। व्याख्या में है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या? अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व के विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास का अर्थ है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का विकास। अगला है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका परिणाम है? तो है बी, मतलब अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्याख्या में है, मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मोर्स एवं ब्यूंगो ने कहा है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक शारीरिक। व्यक्तित्व की उत्पत्ति और विकास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुणों के संगठन के फलस्वरूप होती है।
अगला है बाह्य अभ्यास के आधार पर, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है, क्योंकि इसमें आकलन का आधार व्यक्तित्व की शारीरिक स्थिति होती है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है किसी के पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, यानी ये सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? तो हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। अगला है क्रेचमर। क्रेचमर ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर है डी, यानी कृशकाय यानी दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय यानी उपयोग सभी हो जाएगा। अगला है इसका व्याख्या है क्रेचमर ने व्यक्तियों के शारीरिक रचना तथा गोलाई को आधार बनाते हुए व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? कृशकाय, सुडौलकाय, गोलकाय तथा मिश्रित बताया है। अगला है किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौलकाय तथा गोलकाय में वर्गीकृत किया है? अभी देखे हैं कौन था? क्रेचमर ने। किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय में वर्गीकृत किया? तो क्रेचमर ने। एक मिश्रित भी है इसमें। अगला है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना है। थॉर्नडाइक ने कल्पना या विचार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यूंग ने किया। यूंग ने, जर्मन मनोवैज्ञानिक यूंग या जूंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का 3 प्रमुख भागों में वर्गीकरण किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। किसने? यूंग या जूंग ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तभी देखिए यूंग के द्वारा। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दिया? तो यूंग ने दिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा लक्षण में नहीं है? तो सामाजिकता नहीं है। कौन कौन? तो आत्म केंद्रित है, रूढ़िवादी है और दब्बू है। अंतर्मुखी व्यक्ति स्वभावतः, अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है वह स्वभावतः संकोची, आत्म केंद्रित, दब्बू, आत्मचिंतक, असामाजिक, शांत, तर्क प्रधान, एकांत प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। सामाजिकता बहुमुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। अगर एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, इसका आंसर ए है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। अगला है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो फ्रायड ने दिया। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है सिगमंड फ्रायड के द्वारा।
अगला है खाली स्थान, यहाँ फ्रायड है। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? तो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। फ्रायड द्वारा मूल प्रवृत्तियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थायनाटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति थायनाटोस। अहंग निर्देशित होता है। अहंग निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहंग निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। अहंग वास्तविकता पर आधारित एवं मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है, जबकि परा अहंग यह आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत है। यह इदम एवं अहंग को नियंत्रित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? तो अहंग वास्तविकता से संबंधित है। इसके बाद अगला है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किस में होता है? परा अहंग में होता है। अगला है इसका व्याख्या। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण परा अहंग में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो है पराह यानी सुपर ईगो। पराह यानी सुपर ईगो को। परा अहंग यानी सुपर ईगो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है। अगला है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक, 6 वर्ष से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है किससे? 6 से यौवन तक। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था यानी यौवन तक है। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्रायड नहीं है। बाकी है कौन कौन? तो अल्पोर्ट है, कैटल है और आइजेंक है। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत अल्पोर्ट की शील गुण सिद्धांत, कैटल का शील गुण सिद्धांत तथा आइजेंक का जैविक शील गुण सिद्धांत आता है, जब सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ए आंसर है एरिक्सन ने किया। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। मनोसामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित है। इसमें 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है। अगला है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा एवं वाल्टर ने द्वारा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वर्ष 1977 में दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सही, यानी सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और आर्थिक कारक है। यानी पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है कौन कौन? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। व्याख्या है व्यक्तित्व 2 प्रमुख कारकों जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक से प्रभावित होता है। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, धर्म, संस्कृति इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अगला है हमारा व्यक्तित्व इसके खाली स्थान के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी आनुवांशिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। हमारा व्यक्तित्व आनुवांशिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। व्याख्या है व्यक्ति का व्यवहार वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। तो इस तरह से लगभग
लगभग 50 क्वेश्चन था इस वीडियो में, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।